कहानी 1997 में वॉशिंगटन स्टेट से शुरू होती है, जहां केट नामक एक गर्ल अपने बेटे जेसी के साथ मार्टिन के एक छोटे से शहर में पहुंचती है, जहां वह अपने माता पिता जीन और बर्निस के साथ कुछ दिन रहने की प्लानिंग के साथ आई है। जेसी अपने दादा के साथ शिकार पर जाया करता है। रसोई में बर्निस दो अलग अलग नाश्ते तैयार कर रही है, क्योंकि उसका पति अपने पोते के साथ एक ही चीज नहीं खा सकता। जब वह स्कूल में जेसी की स्थिति के बारे में पूछती है, तो केट कहती है कि उसे अभी भी तंग किया जा रहा है, लेकिन उसे लगता है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। बाहर बर्निस लड़के को मिठाई देती है और केट उन दोनों को अलविदा कहती है। जीन अपने पोते का नाश्ता चुरा लेता है और यहाँ तक कहता है कि वह उस पर एहसान कर रहा है। अपनी लोकेशन पर पहुंचकर जीन एक खुले मैदान में गाड़ी पार्क करता है और गाड़ी से राइफलें निकालता है और उनमें से एक अपने पोते को देता है। ये पहली बार नहीं है जब दोनों ने वहां साथ में शिकार किया हो और लड़का पहले से ही बंदूकें चलाने का आदी है। इनका पहला टारगेट एक हिरण है। जेसी अपने दादा की बातों की पालना करते हुए तुरंत गोली टारगेट पर मार देता है, लेकिन गोली लगने से जानवर नहीं मरता है, इसलिए वे दोनों खून के निशान का पीछा करने के लिए जाते हैं। जेसी थक जाता है और थोड़ा नाश्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन जीन इस बारे में नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। जेसी अपने दादा की बात मानता है और उनके साथ चलने के लिए अपनी स्पीड तेज करता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। वह एक झाड़ी के पत्तों के बीच से देखता है और उसे कोई जानवर दिखाई देता है। जैसे ही वह खाने के टुकड़े फेंकने लगता है। आगे बढ़ने पर जीन घायल हिरण की दर्द भरी कराहट सुनता है और तुरंत उसे ढूंढ लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह अकेला ही है, क्योंकि जेसी कुछ देर से रास्ता भटक गया है। गुस्सा होकर वह गिरे हुए हिरण को गोली मार देता है और अपने पोते को ढूंढने के लिए वापस चलने लगता है। जेसी तेजी से जानवर को पकड़ने के लिए चल रहा होता है और अचानक वह रुक जाता है जब उसे कुछ समझ से बाहर की चीज का सामना करना पड़ता है। उसे जंगल के बीचों बीच सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिनके ऊपर दो रास्ते हैं और दोनों तरफ अचानक सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। ये सब देखकर लड़के की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह कुछ सीढ़ियां चढ़ने का फैसला करता है। उसे अभी भी ढूंढते हुए जीन को राइफल के बगल में अपना बैग पड़ा मिलता है, जिससे वह थोड़ा निराश हो जाता है। पहली सीढ़ी चढ़ने के बाद जेसी उस रहस्यमय जानवर को नीचे देखता है और सीढ़ियों का चक्कर लगाते हुए वापस नीचे भागता है। नीचे पहुंचकर वह चौंक जाता है और फिर हम देखते हैं कि कुछ अजीब हाथ उसका सिर पकड़े हुए हैं। जीन लड़के की चीख सुनकर घबरा जाता है और आवाज की ओर दौड़ता है और साथ ही उसे भी अजीब सी सीढ़ियों का भी सामना करना पड़ा। जेसी अभी भी चिल्ला रहा है और अचानक उसका सिर सीढ़ियों के पीछे से प्रकट होता है, जैसे कोई चीज उसे हवा में हिला रही हो। अपने दादा को देखकर लड़का आंसू भरी आंखों से माफी मांगता है। इससे पहले कि उसे खींच लिया जाता, वह उसकी आंखों से ओझल हो गया। जीन दौड़कर वहां पहुंचता है और कुछ भयानक देखकर चीखने लगता है और यहाँ तक कि आगे की ओर गोली भी चला देता है। यही से सीन 20 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां दो भाई जोश और निक साल्टासैक पहुंचने से पहले अपना लास्ट कैंप बना रहे हैं, जहां वे एक लंबी और कई दिनों की ट्रिप पर निकलने का प्लान बना रहे हैं। जब वे कैफे के अटेंडेंट को यह बात बताते हैं, तो वह उन्हें याद दिलाता है कि आज फेमस ब्लड मून है और उन्हें सावधान रहने की सलाह देता है, क्योंकि इस घटना के दौरान कई लोग गायब हो जाते हैं। उसकी पत्नी बात को बीच में ही रोक देती है और उसे कहती है कि युवाओं को अकेला छोड़ दो, लेकिन निक देखता है कि दीवार सचमुच लापता लोगों के पोस्टरों से भरी है। जोश देखता है कि निक के मन में भी यही बात है और वह उसकी नासमझी पर हंसता है, क्योंकि वह ऐसे अंधविश्वासों पर ट्रस्ट नहीं करता। उसके बाद दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां जोश की लवर रेबेका दोनों का खुशी से वेलकम करती है और अपने दोस्त जॉर्डन से मिलवाती है। जोश को यह सब अजीब लगता है कि उसका दोस्त चक देर से आ रहा है, और जब एक जानी पहचानी गड़गड़ाहट सुनाई देती है, तभी निक सच्चाई बताता है। वह कहता है कि चक ने आखिरी मिनट में उनका साथ छोड़ दिया था, इसीलिए उसने डग को इस जगह पर बुलाया। कंपनी से हार मानकर सभी अपना सामान इकट्ठा करते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। 5 घंटे चलने के बाद निक में थकान के लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन रेबेका दुखी होकर उसे बताती है कि वे अभी कैंप साइट का आधा रास्ता ही मुश्किल से तय कर पाए हैं। दर्द भरे चेहरे के साथ निक खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, जबकि बाकी लोग उसकी कमजोर शारीरिक स्थिति का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि कुछ किलोमीटर आगे वे निक के बेहोश होने से पहले थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं। बैग उठाने में मदद करते हुए जोश को पता चलता है कि इस थकान का एक कारण यह भी है कि निक ने रेबेका के निर्देशों को अनदेखा किया था और वह सामान से कहीं ज्यादा अधिक वजन ले आया है। डग निक के सामान में खोजबीन करने लगता है और जोश अपना चाकू देखकर परेशान हो जाता है, जो उसके भाई द्वारा चुराया गया था।
फिर भी वह उसके साथ बैग बदलने की पेशकश करता है और निक अपना बोझ हल्का करने के लिए सामान का कुछ हिस्सा एक चट्टान के पीछे छोड़ने के लिए सहमत हो जाता है। फिर पुनः ट्रिप शुरू करने के कुछ समय बाद ग्रुप को एक प्रकार की आश्रय करने योग्य जैसी चीज दिखाई देती है जो शाखाओं से बनी हुई है। लड़के खुश हो जाते हैं, लेकिन दो लड़कियों को यह बहुत अजीब लगता है और सभी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। आगे रेबेका अपने जूते की लेस बांधने के लिए रुकती है, जबकि बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। जब वह नीचे देख रही होती है तो हम देखते हैं कि पीले रंग की पोशाक में एक महिला अचानक रास्ते के बीच में प्रकट होती है और तेजी से उसके पास आती है। रेबेका सड़ते हुए पैरों को देखकर चौंक जाती है और जैसे ही वह अपनी नजरें ऊपर उठाती है तो उसकी दृष्टि और भी खराब हो जाती है। अपने कपड़ों पर गंदगी और खून के धब्बे होने के कारण वह महिला अपने अजीब नुकीले दांतों से एक जानवर जैसी आवाज निकालती है। डरी हुई रेबेका हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है और फिर देखती है कि वह महिला दूर जा रही है, लेकिन अब चारों तरफ से डरावनी आवाजें आ रही हैं। वह घबराकर अपने दोस्तों को पुकारने लगती है और उनके पास पहुंचने की कोशिश करती है। तभी पीले रंग की पोशाक वाली महिला फिर से प्रकट होती है। रेबेका चीखती है और उससे भागने की कोशिश करती है और उस आश्रय में पहुंच जाती है। एक पल के लिए वह वहां छिपने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर देखती है कि प्रेत महिला पहले से ही अंदर उसका इंतजार कर रही है। तभी उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो उन चीखों से चिंतित हैं जो उन्होंने सुनी थी। रेबेका बहुत परेशान है और जो उसने देखा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका वर्णन अजीब लगता है। डग उसकी परेशानी पर हंसते हुए पगडंडी पर लौटता है और जोश पूछता है कि क्या यह सिर्फ वहम था जिससे वह और भी अधिक घबरा जाती है। निक ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उस महिला का वर्णन सुनकर डर जाता है। इसी समय उन्हें डग की चीख सुनाई देती है और वे दौड़कर देखने जाते हैं कि क्या हुआ है, तो वे पाते हैं कि उसकी शर्ट एक पेड़ में फंसी हुई है और उसका बैग एक झील के पास गिरा हुआ है। हालांकि वह जल्द ही हंसते हुए पानी से बाहर निकलता है। उसे अपनी बेवकूफी भरी शरारत पर गर्व महसूस होता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका शरीर झोंकों से ढका हुआ है। जॉर्डन उन्हें एक लाइटर से हटाती है, जबकि रेबेका ठीक हो जाती है और जल्द ही समूह फिर से आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर बाद उन्हें एक बेचैन आवाज सुनाई देने लगती है और जोश सबसे पहले उस अजीबो गरीब दृश्य को देखता है जो आगे उनका इंतजार कर रहा है। जंगल के बीचों बीच एक आदमी सूट पहने हुए है जो लगातार बातें कर रहा है और नीचे देख रहा है। पास जाकर जोश देखता है कि एक पीले रंग की पोशाक में एक महिला जमीन पर बैठी है और डग उस आदमी के सिर के पीछे लगी चोट को देखकर चौंक जाता है, जो अभी भी बात करना बंद नहीं कर रहा था। वह कहता है कि यह सब अनजाने में हुआ और जब तक वे इस चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक सब ठीक रहेगा। रेबेका उस महिला को पहचान कर डर के मारे पीछे हट जाती है, जो अपनी बाहों में कुछ पकड़े हुए है, और जॉर्डन उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह एक बच्चा है। जब महिला का रोना शुरू होता है तो सभी डर जाते हैं और सूट पहने आदमी की घबराहट बढ़ती जाती है, लेकिन जोश उसे महिला के पास जाने नहीं देता। अब जाकर उसे युवाओं की मौजूदगी का एहसास होता है और वह क्रोधित हो गया तथा उन्हें फैमिली मैटर में दखल न देने के लिए कहता है। वह अपनी जैकेट से एक बंदूक निकालता है और लड़कों पर तान देता है, लेकिन बच्चे का रोना उसे इतना परेशान कर देता है कि वह उसे खुद पर ही इस्तेमाल कर लेता है। आदमी खड़े खड़े बात करता रहता है। महिला भी खड़ी हो जाती है, जिससे एक भयानक मॉन्स्टर प्रकट होता है जो उसके हाथ में छटपटाते हुए एक विशाल लार्वा जैसा दिखता है। जैसे ही वह आदमी गोली चलाने लगता है, ग्रुप भाग जाता है और जोश निक का बैग वहीं छोड़ देता है। अब वे कितना भी जल्द वापस कार में लौटना चाहें, लेकिन अंधेरा इतना बढ़ चुका है कि समय पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वे वहीं अपना शिविर स्थापित कर लेते हैं और जोश पहले पहरा देता है जब तक बाकी लोग सोते रहते हैं। डग जॉर्डन के साथ एक बहुत ही दिलचस्प सपना देखता है और जब स्लीपिंग बैग को टेंट से बाहर निकाला जाने लगता है तब भी वह नहीं उठता। जैसे ही उसे झाड़ियों के बीच से घसीटा जाता है, उसकी कल्पनाएं वास्तविक परिदृश्य के साथ घुल मिल जाती है और वह खुद को जोश के पास से गुजरते हुए देखता है। रास्ते में विशाल मॉन्स्टर भी दिखाई देता है और डग अपनी किडनैपर की एक झलक देख लेता है, जो एक प्रकार का मानव जैसा मॉन्स्टर है। जब सपना अपने चरम पर पहुंचता है तो जॉर्डन एक बेहद भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है और ऐसा लगता है जैसे वह एक तकिए को फाड़ रहा है, लेकिन वास्तव में वह मॉन्स्टर खुद डग पर हमला कर रहा होता है। आखिरकार वह चीखने लगता है, जिससे जोश डर जाता है और बाकी लोग भी जाग जाते हैं। वे देखते हैं कि डग गायब है और जोश सोचता है कि वह बस इसलिए चौंक गया होगा क्योंकि उसने चाय पीकर अपना पेट भर लिया था। रेबेका अभी भी बहुत हिली हुई है और डग को ढूंढने के लिए आग के पास से उठना नहीं चाहती। हालांकि निक रेत में निशानों की ओर इशारा करता है, जो यह दर्शाता है कि कुछ घसीटा गया था और
कहता है कि डग लालटेन लिए बिना ज्यादा दूर तक नहीं जाता। बहुत कम चॉइस होने के कारण बाकी लोग भी उससे सहमत हो जाते हैं और चारों ओर ब्लड मून की रोशनी में ढूंढना शुरू करते हैं। जमीन पर निशानों का पीछा करते हुए रेबेका को केवल डग का एक जूता मिलता है, लेकिन जल्द ही उसका निशान समाप्त हो जाता है, मानो वह आदमी गायब हो गया हो। जोश कहता है कि वह जरूर पास में ही होगा और कुछ कदम आगे फटा हुआ स्लीपिंग बैग मिलता है जो खून से सना हुआ था। रेबेका यह देखकर घबरा जाती है और एक शॉर्टकट लेना चाहती है जो दूसरी सड़क पर जाता है, जहां एक फॉरेस्ट रेंजर स्टेशन है। जोश कहता है कि जब तक वे डग को नहीं ढूंढ लेते तब तक वे कहीं नहीं जा सकते और कैंप में नक्शा भूल जाने के लिए उसे दोषी ठहराना शुरू कर देता है। जॉर्डन उनकी बहस में दखल देती है और जंगल के बीच में एक अजीब सी रोशनी की ओर इशारा करती है जो कुछ ही दूरी पर है। जोश सोचता है कि यह डग ही होगा और बाकी लोगों को भी वहां जाने के लिए मना लेता है जहां उन्हें रहस्यमय सीढ़ी मिलती है। इसका रूप बिल्कुल वैसा ही है जैसा 20 साल पहले था, सिवाय इसके कि उसमें से 2 झूमर लटके हुए हैं। जॉर्डन पूछती है कि इसे बिना बिजली कैसे चालू किया जा सकता है और कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। निक के रोकने के बावजूद जोश पहली मंजिल के टॉप तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है। वह उसकी अजीबोगरीब चीजों से मोहित हो जाता है और दूसरों की चिंता को नजरअंदाज कर देता है जब तक कि उसका भाई ईमानदार से अपील नहीं करता। वह अभी भी हैरान है कि सीढ़ियों पर धूल तक नहीं है। वह नीचे उतरने लगता है लेकिन अचानक धीमी आवाजें सुनकर रुक जाता है। उनमें से एक लड़का है जो अपने दादा को पुकार रहा है और दूसरा एक बूढ़ा आदमी जेसी नाम पुकार रहा है। सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए जोश को एक लाल दरवाजा दिखाई देता है जो बंद है। जब बाकी लोग परेशान होकर पास आते हैं तो उन्हें भी धीमी चीखें सुनाई देती हैं और उन्हें लगता है कि डग अंदर फंसा हुआ है। जोश दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाता है और सीढ़ी से नीचे लुढ़क जाता है जिससे उसके सिर और पैर में चोट लग जाती है। निक उसकी मदद करने के लिए नीचे जाता है और कहता है कि यह कोई गुप्त तहखाना है जो इतना विशाल है कि अंधेरे में इसकी दीवारें भी दिखाई नहीं देती। वह जोश को ऊपर चढ़ने में मदद करता है। हालांकि जब तहखाने के नीचे से चीख की आवाज आती है तो उन्हें लगता है कि यह शायद डग ही होगा और वे नीचे देखने का फैसला करते हैं। तभी दोनों को जेसी एक कोने में पड़ा हुआ मिलता है। उसकी उम्र अभी भी उतनी ही है जितनी 20 साल पहले थी। वह किसी बुरे आदमी के बारे में बात शुरू करता है और दूर से आती दहाड़ सुनकर भाग जाता है और दोनों भाई उसके ठीक पीछे पीछे आते हैं। इस तरह उन्हें पता चलता है कि तहखाना असल में एक विशाल अंडरग्राउंड सुविधा है और जेसी का दावा है कि आउटडोर बार बार बदलता रहता है। जोश और निक कहते हैं कि वे अभी अभी वहां पहुंचे हैं और लड़का यह सुनकर खुश होता है कि वे उसे वहां से निकाल लेंगे। तीनों छाया में छिपे उस मॉन्स्टर को देखे बिना ही दूर चले जाते हैं और जोश जल्द ही निक के रास्ते पर सवाल उठाने लगता है। एक समझौते पर पहुंचकर वे आगे बढ़ते हैं तभी जेसी अचानक रुक जाता है और एक तरफ इशारा करता है। निक उस जगह पर रोशनी डालता है और उस मॉन्स्टर को देखकर चिल्लाता है जिसने डग पर हमला किया था। तीनों बाहर निकलने की ओर दौड़ते हैं जहां लड़कियां अभी भी इंतजार कर रही हैं और जेसी को पहले ऊपर चढ़ने देते हैं। निक ठीक पीछे है लेकिन जोश 1 सेकंड के लिए रुकता है और कहता है कि मॉन्स्टर चला गया है। तभी अचानक वह नीचे गिर जाता है और वह मॉन्स्टर उसके भाई के सामने ही उसे खाना शुरू कर देता है। चीखता हुआ निक ऊपर की ओर भागता है और लाल दरवाजा बंद कर देता है और थकान से गिर पड़ता है। रेबेका कहती है कि अब वहां से निकलने का समय हो गया है, लेकिन वह तभी हिलता है जब दरवाजा हिलने लगता है जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। वह जल्दी से भागता है और मॉन्स्टर द्वारा दरवाजा तोड़ने से कुछ सेकंड पहले ही मुश्किल से बच निकलता है, लेकिन जल्द ही लड़खड़ाकर गिर जाता है। उस पर तरस खाते हुए रेबेका वापस जाने का फैसला करती है और तीनों उसे डग के शरीर से कुछ मीटर की दूरी पर एक बदबूदार कीचड़ के गड्ढे के बीच में पाते हैं। जब निक खड़ा होता है तो वह अपने दोस्तों को दिखाता है कि वहां सड़ने की विभिन्न अवस्थाओं में कई बॉडी पड़ी हैं। जब मॉन्स्टर की दहाड़ें पास आती हैं तो सदमा दहशत में बदल जाता है और वे सभी बेमतलब भागते हैं। तभी रेबेका को खुले मैदान में खड़ा एक ट्रेलर दिखाई देता है। चारों जल्दी से ट्रेलर की ओर बढ़ते हैं लेकिन केवल 3 ही अंदर घुस पाते हैं क्योंकि रेबेका को दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही ऊपर से पकड़ लिया जाता है। निक उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह अपने ऊपर बहते खून से घबरा जाता है और जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए छोड़ देता है। जेसी बताता है कि वह मॉन्स्टर हार नहीं मानेगा क्योंकि वह हमेशा भूखा रहता है और उसे अपने बच्चों को भी खाना खिलाना होता है। तभी अचानक मॉन्स्टर गाड़ी की ओर बढ़ना शुरू कर देता है जिससे अंदर सब कुछ हिल जाता है। तीनों बात करने और अपने अगले चाल की प्लानिंग बनाने के लिए ब्रेक का फायदा उठाते हैं। आखिरकार जेसी अपना परिचय देता है और निक उसका नाम सुनकर हैरानी से भर जाता है। कुछ सवालों के बाद उसे पता चलता है कि वे पहले से ही एक दूसरे को जानते थे क्योंकि निक स्कूल में जेसी का क्लासमेट था और उसे 90 के दशक में अपने दादा के साथ उसके गायब होने की बात याद है। जॉर्डन को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है
कि वह क्या सुन रही है, लेकिन जेसी बताता है कि लाल दरवाजे से गुजरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरे डायमेंशन में प्रवेश कर रहा हो। जेसी यह भी बताता है कि अंधेरे में बाहर निकालने के लिए कई रास्ते थे, लेकिन उसे और उसके दादा को कभी भी किसी का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि रास्ते में हमेशा एक मॉन्स्टर रहता था। इस बारे में बात करते हुए जॉर्डन ने देखा कि कुछ समय से कोई हमला नहीं हुआ है और सोचती है कि अब बाहर झांकने का समय आ गया है। जेसी इससे सहमत नहीं है और कहता है कि जीन ने उसे सिखाया था कि ये मॉन्स्टर एक बार शिकार को सूंघ लेने के बाद उसे कभी नहीं छोड़ते। जेसी की बात अनसुनी करते हुए जॉर्डन और निक एक खिड़की के पास जाने लगते हैं, लेकिन वे मुश्किल से ही उसके करीब पहुंच पाते हैं। इससे पहले ही गाड़ी पर दूसरा हमला हो जाता है। इसके बाद निक अपना धैर्य खो देता है और अपने बचाव के लिए कुछ भी ढूंढने लगता है। जेसी एक छोटा चाकू देता है जो उसके दादाजी ने उसे उपहार में दिया था, लेकिन निक कहता है कि कुछ बड़ा होना चाहिए। ड्राइवर के केबिन में खोजबीन करते हुए जॉर्डन को एक राइफल मिलती है और वह गोलियां लोड करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी एक और हमला होता है। जेसी कहता है कि मॉन्स्टर उन्हें सुन सकता है और इससे निक को एक आइडिया आता है। वह बाकी दो लोगों को शोर मचाने के लिए कहता है, जबकि वह साइड का दरवाजा खोलता है और कुछ बर्तन फेंक देता है। इसके बाद आई धातु जैसी आवाज से उन्हें एहसास होता है कि आइडिया काम कर गया और वे इस आइडिया को दोहराने के लिए सहमत हो जाते हैं। फर्क यह है कि इस बार सिर्फ जेसी को ही शोर मचाने का काम सौंपा गया है, क्योंकि जॉर्डन फिर से राइफल के साथ बिजी है। निक बगल का दरवाजा खोलता है और आखिरी 3 बर्तन फेंकता है, जिससे उस मॉन्स्टर का ध्यान उसकी ओर जाता है। जॉर्डन ट्रेलर से नीचे उतरती है और बंदूक की सेफ्टी थोड़ी गड़बड़ा जाती है और इस तरह मॉन्स्टर को मारने का मौका हाथ से निकल जाता है। मॉन्स्टर उसकी ओर मुड़ता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तभी जॉर्डन उस पर गोलीबारी शुरू कर देती है। हालांकि ये मॉन्स्टर को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो आगे बढ़ता रहता है और जॉर्डन पर जानलेवा हमला करता है। निक अपने दोस्त की चीखों से भयभीत होकर वापस अंदर भागता है, लेकिन खुद को हार से नहीं घबराने देता। एक गैस कैनिस्टर पकड़ते हुए वह लड़के से कहता है कि उसके जाने के बाद वह दरवाजा बंद कर दे और कहता है कि अगर वह वापस नहीं आता है तो जेसी को तब तक वहीं रहना चाहिए जब तक मॉन्स्टर चला नहीं जाता। फिर निक ट्रेलर से बाहर निकलता है, कैनिस्टर फेंकता है और जानवर के अपने पास आने का इंतजार करता है। उसके बाद एक जलती हुई लौ दागता है। इससे विस्फोट होता है और वह मॉन्स्टर आग से चीखता हुआ भाग जाता है। निक अभी भी जॉर्डन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच नहीं पाती। दूर से वह देखता है कि सीढ़ियों में भयानक आग लगी हुई है। तभी जेसी उसके पास आता है और कहता है कि वह घर जाना चाहता है। कुछ घंटों बाद इलाका पुलिस से भर जाता है और शेरिफ को विश्वास नहीं होता कि यह वाकई जेसी मार्टिन है। हालांकि किसी को भी सीढ़ी या जोश का शव नहीं मिलता, जिससे निक की कहानी पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मार्टिन परिवार का पुनर्मिलन और भी अधिक अजीब है, क्योंकि जब जेसी अपनी मां को पहचान नहीं पाता, जो उससे 20 साल बड़ी है, बर्निस भी लड़के का स्वागत करने आती है और वह अपने दादा से दूर हो जाने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि सब कुछ अंधेरा था। पूछताछ के बाद निक को पुलिस द्वारा रिहा कर दिया जाता है और वह अपने बचपन के दोस्त के साथ में रहने का फैसला करता है।